नमस्कार। आज का विषय है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। बीकानेर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर के बाद दूसरी बड़ी रियासत थी। बीकानेर के आधुनिक काल के शासकों में सबसे प्रमुख शासक गंगा सिंह हुए। 1880 से लेकर 1943 का समय था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। प्रथम महायुद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले वे एकमात्र भारत के प्रतिनिधि थे। बाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने राष्ट्रसंघ की बैठकों में भी भाग लिया था और 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल के संस्थापकों में से भी वो एक थे। उन्होंने लंदन में 1930-32 की गोलमेज परिषद में भी भाग लिया था और अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने गंग नहर का भी निर्माण किया। उन्होंने अपनी बड़ी चतुराई से ऐसा वातावरण बना लिया था बीकानेर में कि उन्हें लोग प्रगतिशील शासक मानने लगे थे। उन्होंने अपने राज्य में नगरपालिका, व्यवस्थापिका सभा और हाई कोर्ट आदि स्थापित करके अपने आप को बड़ा सुधारक दिखाने का भी प्रयास किया, परंतु ये संस्थाएं नामात्र की रहीं। इनमें वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए थे। बाहर के लोगों की बीकानेर राज्य के प्रति हालांकि बहुत अच्छी धारणा रही, परंतु असलियत कुछ और ही थी। जब कभी जनता ने संगठित होने का प्रयास किया तो और लोगों में राजनीतिक चेतना के लक्षण दिखाई दिए तो गंगा सिंह ने सामदंड दंड भेद जैसे सभी साधन अपनाकर उन्हें दबा दिया। 1931 में राज्य के कुछ लोग अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की कार्रवाइयों में जब रुचि लेने लगे और इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में जब बीकानेर की शासन व्यवस्था के बारे में कुछ लेख छपे, उन्हीं दिनों चूरू में लगान वृद्धि के लिए एक सभा का आयोजन भी हुआ। इन सब लक्षणों को जब महाराजा सरकार ने देखा तो राष्ट्रीय भावना वाले व्यक्तियों को दमन कर उन्हें सबक सिखाने का निश्चय किया। बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ वे स्वामी गोपाल दास थे। उन्होंने 1930-31 में बीकानेर राज्य में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की थी। जनता के अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए उन्होंने पुत्री पाठशालाएं भी खोली। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति जब आशंकित हो उठे तो उन्होंने इसे षड्यंत्र बताकर उन पर प्रतिबंधित लगा दिया था। अप्रैल 1932 में जब लंदन में महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पम्पलेट बांटे गए जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया। लौटकर महाराजा गंगा सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया और इस कानून में समय समय पर अनेक परिवर्तन किए जाते रहे और ये जनता में बीकानेर की काला कानून कहा जाता था, क्योंकि इसका प्रयोग जनता की जागृति का दमन करने, लोगों को कैद और राज्य से निर्वासित करने और समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए किया गया था। स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार किया गया। ये सब प्रमुख नेता थे बीकानेर के और ये जनता में जागृति फैलाने के प्रयास कर रहे थे। तो इन पर बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से इन पर आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन इसके बावजूद भी काला जो कानून था, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, उसका विरोध जारी रहा। 4 अक्टूबर 1936 को प्रमुख जो नेता थे उन्हें शीघ्र ही वहाँ से बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया। इसमें वकील मुक्ता प्रसाद, मकाराम वेद और लक्ष्मी दास शामिल थे। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1943 में गंगा सिंह जी की मृत्यु हो गई और उनके बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे। वे भी दमनकारी नीतियों में ही उनका विश्वास था। 26 अक्टूबर 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया, जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। दूधवा खारा के किसानों ने जागीरदारों के दमन के विरोध में प्रजा परिषद के सहयोग से आंदोलन शुरू किया। मार्च 1944
1940 में प्रेस अधिनियम पारित हुआ, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की। और 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद के सम्मेलन में जब पुलिस ने गोलाबारी की, बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया। 1946 में 2 समितियां, संवैधानिक समिति व मताधिकार समिति की स्थापना की गई और रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई और उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी ही रही। 16 मार्च 1948 को जसवंत सिंह दाऊसर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना, जिसे प्रजा परिषद ने अस्वीकृत कर दिया और उसके सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। धन्यवाद।